हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैटर एंड मैग्नेटिज्म, और आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, सॉरी गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब कि मान लीजिए मैंने एक प्लेन रखा और ये प्लेन किसके आड़े आ रहा है, सर चुंबकीय क्षेत्र के आड़े आ रहा है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के आड़े आने का मतलब चुंबकीय बल रेखाएं इस रास्ते जा रही होंगी, मैग्नेटिक फोर्स लाइन इस रास्ते गुजर रही होंगी। अब जैसा कि मैंने देखा कि आड़े आ रहा है लेकिन ये इसको क्रॉस करके जा रही है, और मैं यहाँ पे खड़ा होकर ये देख रहा हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स इधर से चलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इधर से गुजर रही हैं। तो कितने नंबर्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गुजर रही हैं, अगर मैं उन नंबर को गिन पाया, ठीक है ना, किसका नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो एक्चुअल में वही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर को अगर गिन पाया तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंपल है। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब कि किसी प्लेन से होते हुए कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, उसके नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। ठीक, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, ठीक। अब जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि कहानी क्या है, तो कहानी समझने के बाद ये समझ में आ गया कि बस हमको नंबर गिनना है, काम खत्म। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि कितने नंबर तो इमेजिनरी लाइंस होती हैं भाई, कैसे गिन सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग चेंज करते हैं, मतलब हम लोग इंटेंसिटी के बिहाफ पे काम कराते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पे हम किसका यूज लेंगे, बी का। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, वहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बी लेंगे। बी क्या बताएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी, और इसके साथ साथ इसके नंबर को बताने के लिए हम इस सरफेस का क्या ले लेंगे, एरिया। तो इस हिसाब से हम मैग्नेटिक फ्लक्स दिखाएंगे, सीधा सीधा। फिर से समझिएगा, मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रही थी, मैंने रास्ते में क्या रख दिया, एक प्लेन रख दिया। अब इस प्लेन को क्रॉस करते हुए कुछ आएंगी कुछ नहीं आएंगी, जैसा भी हो, तो जितने नंबर निकल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इस प्लेन के बाहर या इस प्लेन से होके आगे बढ़ रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी है, यानी हम उन्हें देख सकते नहीं हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक एजम्पशन था। तो हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, वहाँ से इस चीज़ को हटा के, कि नंबर हटा के मैं डायरेक्ट इंटेंसिटी के थ्रू इन नंबर्स को लूंगा। तो यानी इस नंबर को दिखाने के मुझे बी और ए का सहारा लेना पड़ेगा, और बी और ए की मदद से, ए क्या है, तो सर एरिया है इस प्लेन का, एरिया ऑफ प्लेन, क्योंकि आपने प्लेन रखा है समतल, कोई ना कोई सरफेस रखा होगा, तो सरफेस का अपना एक एरिया होगा, उसका एरिया है। और बी क्या है, तो बी इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। ठीक है ना, तो फाई यहाँ पे लिख देंगे, और फाई का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मैग्नेटिक, या MFL लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, बिल्कुल ये होता है। लेकिन इसको डिनोट करने का तरीका, जैसा कि मैंने बताया कि फाई इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता, इसकी जगह पे मैं बी और ए यूज करूंगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं बी इंटू ए। ठीक है, चूंकि बी क्या होगा, बी अपने आप में वेक्टर है, और ए भी क्या होगा, वेक्टर। सर एरिया कब से वेक्टर होने लगा, बिल्कुल जब कभी भी हम सरफेस का भी डायरेक्शन लेंगे, ठीक है ना, तो वहां से एरिया वेक्टर पैदा होता है। ठीक है ना, यानी कोई सरफेस है तो उसका अपना एक एरिया होगा, और उस एरिया की डायरेक्शन मतलब किस दिशा से आप ले रहे हो, ठीक है ना, तो वो उसका एरिया वेक्टर कहलाएगा। मतलब ये जैसे मान लीजिए मेरे पास ये अपने आप में एक सरफेस है, तो इस सरफेस का मैं एरिया यहाँ से निकालूंगा ना, मैं आगे से देख रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक ही मेरे लिए मेन एरिया है, पीछे का एरिया तो मेरे लिए मायने नहीं रखता, तो ये मेरा एरिया है। अब इस एरिया को निकाल रहा हूँ मैं किस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, तो इसका जो एरिया बनेगा वो इस डायरेक्शन के लिए होगा, तो इसे हम एरिया वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, सपोज कर लो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, पीछे से देख रहा हूँ, तो इस केस में मेरे लिए ये सरफेस एरिया हो जाएगा और इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा समझेंगे कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक्चुअल में किधर होती है, इस प्लेन के, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। कैसी होती है, परपेंडिकुलर। सरफेस पलटा तो देखो ये पलटते जा रहा है कि नहीं पलटते जा रहा है, लेकिन ऑलवेज ये कैसा रहेगा, एरिया के परपेंडिकुलर। सिंपल, ठीक है, ठीक। तो यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑलवेज एरिया वेक्टर में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एरिया वेक्टर में, और साथ ही साथ मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी परपेंडिकुलरली लेना पड़ेगा। परपेंडिकुलरली किसके, सरफेस के, यानी एरिया वेक्टर भी सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होगी एरिया के
परपेंडिकुलर, एरिया या सरफेस, सरफेस के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब सर अगर मान लीजिए एरिया भी प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर है, और बी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो भी क्या है, परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो सीधा सीधा इसका अर्थ ये हो गया कि ए और बी तो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, है ना। ए और बी को क्या रखना पड़ेगा तब, पैरेलल, तभी दोनों एक साथ आ पाएंगी, है ना, तभी ये दोनों इस रूल को फॉलो कर सकती हैं। अरे भाई देखिए एरिया वेक्टर ऑलवेज क्या होता है, मैंने पहले बोला एरिया वेक्टर ऑलवेज क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और बी यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को गिनोगे तो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिन पाओगे, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिन पाओगे जो परपेंडिकुलर आ रही हैं, है ना, उन्हीं को तो काउंट कर पाएंगे, वही तो मेरे लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाएंगी, है ना। अब मान लो कोनो ऐसे जा रही है तो ऐसे कैसे हम इसको काउंट कर पाएंगे, हमें तो सीधा सीधा जो आएंगी वही तो दिखाई देगा, है ना, क्लियर। तो जो सीधा सीधा आ रही है तो वो क्या है, परपेंडिकुलर ही तो है, और एरिया वेक्टर भी अपने आप में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो बी और ए आपस में क्या होना चाहिए, पैरेलल, यानी बी और ए के बीच में कैसा एंगल होना चाहिए, 0 डिग्री का, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, ये तो सिंपल की कहानी है, लेकिन मान लेता हूं कि अगर ये मान लीजिए सरफेस थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सरफेस टेढ़ा हो गया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ठीक है, तो जैसे सरफेस टेढ़ा हो गया तो सरफेस का एरिया वेक्टर तो कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। ये सरफेस सीधा खड़ा है तो एरिया वेक्टर ये टेढ़ा कर दिया तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये क्या हो गया अपना एरिया वेक्टर, और ये क्या हो गया बी यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूं तो एरिया वेक्टर और बी के बीच में क्या आ गया, एंगल बन गया, एंगल कितना बन गया, थीटा बन गया। अब जो ही थीटा बन गया तो चूंकि ये वेक्टर है तो वेक्टर हमेशा 2 पार्ट में टूट जाता है, यानी यहाँ से रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो जाता है, तो ए का क्या हो जाएगा, कंपोनेंट बनेगा, बिल्कुल ए का एक तो इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा ए कॉस थीटा, और एक तो वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा ए साइन थीटा। हमें कौन सा लेना है सर, हमें हमेशा वो कंपोनेंट लेना है जो बी के डायरेक्शन में हो, यानी बी के साथ 0 डिग्री का कोण बना रहा हो, तो हम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, ठीक है ना। यानी इसी फॉर्मूले को हम लोगों ने ब्रेक डाउन कर दिया, फाई इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, बी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। यानी सिंपल मतलब ये है कि देखो अगर खड़ा है एरिया मतलब सीधा सीधा है तब तो सीधा सीधा हम क्या लिख देंगे, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, लेकिन अगर टेढ़ा है सरफेस, यानी ए और बी के बीच में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, तो उस केस में जो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ये होगा बी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब जो भी एंगल होगा यहाँ पे पुट कर लेंगे, ओके। अब इस चीज को देखिए, ये मेरे लिए मेन फार्मूला होगा, यही क्या होगा मेरा मेन फार्मूला, ठीक है, मेन फार्मूला यही होगा। अब इसी से आप सब कर सकते हो, इसी से आप सब कैसे कर सकते हो, देखो जैसे मान लो अगर क्या है, सरफेस सीधा है तो एरिया वेक्टर भी क्या होगा, ऐसे ही बनेगा, और बी भी ऐसे, तो ए और बी के बीच में एंगल कितना बना, 0, एंड थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, इसी फॉर्मूले में रख दो, तो फाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बी ए कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो फाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बी इंटू ए, खत्म, सिंपल। तो देखो फिर आ गया कि नहीं आ गया ये, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमें क्या देता है, वो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स देता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, ठीक। अब ध्यान से समझो, ये तो हम लोगों ने जो बातें की हैं वो बहुत जनरल बातें थी, थोड़ी सी अगर हम अंदर तक जाएं, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, यानी किसी का भी निकालना है भाई, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स है, अभी किसी के भी आड़े आ सकती है ना। अभी तक तो सीधा था, मतलब प्लेन हमारा ये सरफेस जो था मेरा सीधा था, एक ऐसा शेप था जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम जानते हैं, जिसको हम पहचानते हैं कि या तो रेक्टेंगुलर होगा या तो ये सर्कल होगा, ऐसे समथिंग होगा कि नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे सरफेस के आड़े है जिसका शेप हम कभी नहीं जानते हैं, मतलब हमने पढ़ा ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, टेढ़ा मेढ़ा शेप है ना, ना ये रेक्टेंगल है, ना ये स्क्वायर है, ना ही स्क्वायर क्या बोलते हैं सर्कल है, समझ में आ रहा है, ना ही ट्रायंगुलर शेप में, कोई शेप ही नहीं, मतलब इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। तो ऐसे केस में हम कैसे इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन करते हैं, तो ऐसे केसेस के लिए हमारे पास तरीका हमेशा ये होता है कि हम इसे ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे ऐसे शेप वाले एरिया के अंदर जिसे हम जानते हैं, ठीक है। यानी इस पूरे रैंडम से एरिया को या इस पूरे रैंडम से सरफेस को हम छोटे छोटे मान लो स्क्वायर के फॉर्मेट में क्या कर दें, तोड़ दें, ठीक है ना, छोटे छोटे स्क्वायर के रूप में तोड़ दें। अब बहुत छोटे मतलब बहुत छोटे, ठीक है। तो अब इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि जब ये छोटे छोटे में टूट जाएगा, एकदम छोटे छोटे में टूट जाएगा, एकदम छोटे छोटे में, तो ये पूरा एरिया स्क्वायर से भर जाएगा, है ना। यानी इस पूरे एरिया को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, छोटे छोटे महीन किस में
स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे मैंने मान लिया कि स्क्वायर में मैंने तोड़ा है। सर्कल में चाहो तो सर्कल में तोड़ सकते हो, वो आपके ऊपर है। ओके, समझ में आ रहा है? तो आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो यहाँ पे, समझ में आ रहा है? तो छोटे छोटे एरिया में तोड़ दोगे। अब मान लो अगर ये पूरा एरिया ए है, पूरा एरिया ए है तो एकदम छोटा सा है, तो छोटे के लिए हम क्या यूज करेंगे? डी ए, है ना? छोटा, अगर कोई चीज फिजिक्स के अंदर बहुत स्मॉल है तो क्या लगा देते हैं? डी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? डी ए, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन यही तो है कि नहीं है? बिल्कुल। अब ये तो सीधा है, तो डायरेक्टली अगर यहाँ पे फाई देखा जाए तो फाई क्या हो जाएगा? बी इंटू डी ए हो जाएगा, है ना? अच्छा, फाई भी कैसा होगा सर? फाई भी छोटा होगा, क्योंकि मात्र हम छोटे सरफेस के थ्रू जो निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनको दिखा रहे हैं, है ना? तो फाई भी क्या हो जाएगा? छोटा। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स भी यहाँ पे क्या होगा? छोटा। सिंपल समझो, सिंपल। यहाँ पे एरिया क्या लिया है? छोटा। तो एक छोटे एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे? बहुत कम, है ना? पूरा अगर बड़ा वाला एरिया लेते तो पूरे बड़े वाले एरिया से बहुत सारी निकल रही होंगी, लेकिन एक छोटे से एरिया से मैं देखूं तो बहुत छोटी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। तो नंबर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का? कम होगा। तो कम होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या आएगा? यहाँ पे बहुत छोटा आएगा, है ना? तो डी फाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे? बी इंटू डी ए मिल जाएगा। जब क्या हो? जब बी और डी ए के बीच में थीटा क्या हो? 0, मतलब सिंपल हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए आपने जो सरफेस लिया है उस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी क्या है? थीटा एंगल बनाया हुआ है। तो यहाँ पे फिर क्या? फिर वही खेल सर, डी फाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? बी इंटू डी ए कॉस थीटा, ठीक है ना? फिर से इसको बदल सकते हैं उसमें। ओके, समझ में आया? अब हम यहाँ से चाहें तो क्या कर सकते हैं? अब हम यहाँ से चाहें तो पूरे का निकालना है ना मुझे। अभी तो मैंने बस छोटे छोटे में तोड़ा भाई, छोटे छोटे से नहीं काम चलेगा, पूरे एरिया का निकालना है। तो पूरे एरिया का निकालने के लिए क्या तरीका होता है? इंटीग्रेशन। क्या होता है? इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल गया? बी डी ए कॉस थीटा, ठीक है। स्पेशली आप कॉस थीटा को अभी फिलहाल के लिए हटा दो, कोई मतलब नहीं है ना? तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? यहाँ से देखिए ध्यान से, अगर कॉस थीटा को रख भी रहे हो तो एक बात आपको याद होगी कि कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को हम अगर लिखे हैं यहाँ पे डी ए कॉस थीटा और यहाँ पे बी डॉट है, ठीक है ना? डॉट वर्ड छोड़ो, मतलब बी डी ए कॉस थीटा है, तो मैं इस चीज को लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, है ना? डी ए वेक्टर। यस और नो? ये कॉस थीटा क्या बताता है? ये कॉस थीटा ये बताता है कि हम डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, ठीक है ना? यानी यहाँ पे जो दो लोग लिखे हुए हैं ये एक्चुअल में ये दोनों वेक्टर हैं और वेक्टर के क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। कॉस थीटा हटाओ, वेक्टर लगा दो और बीच में डॉट। अगर ऐसे ही यहाँ पे लिख देता बी डी ए साइन थीटा, तो इसका मतलब ये हो जाता कि यहाँ पे बी है, डी ए है, ये वेक्टर है, लेकिन कैसे है? क्रॉस वाले। समझ में आ रहा ना? यानी क्रॉस प्रोडक्ट वाले हैं। और ध्यान देंगे कि जब डॉट प्रोडक्ट आता है तो इनसे जो पैदा होती है क्वांटिटी वो क्या होती है? स्केलर होती है। स्केलर यानी अदिश राशि। तो देखो यहाँ से कॉस थीटा के साथ ये आए हैं, यानी ये दोनों के ये इन दोनों को अगर मैं लिखना चाहूँ तो बी डी ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट में। तो ये जो फाई बना है वो क्या है? अपने आप में स्केलर है। वो अपने आप में क्या है? स्केलर है, क्योंकि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से पैदा हुई है ये, ठीक है? समझ में आया? बिल्कुल। अब ध्यान देंगे, अगर मैं यहाँ से करूंगा तो यहाँ पे देखो छोटे छोटे हैं सब, तो छोटे छोटे मिलके क्या करेंगे? छोटे छोटे मिलके बड़ा बना देंगे और बड़ा बनाने के बाद क्या हो जाएगा? बी डी ए, जो डी ए है, अच्छा इसको पहले इंटीग्रेशन सही तरीके से कर देता हूँ। ये छोटे छोटे फाई, मतलब मैं छोटे छोटे एरिया का फाई निकालूंगा तो पूरे एरिया का फाई मिलेगा, जो कि मुझे बड़ा वाला फाई मिल जाएगा। और यहाँ से बी तो अपने आप में जो है वो है, लेकिन डी ए का मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? बी डॉट ए। सिंपल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? है ना? तो बी डॉट ए यहाँ से आ जाएगा। क्लियर? तो ये तरीका होता है कि जब रैंडम एरिया है तो रैंडम एरिया के लिए हम क्या करते हैं? रैंडम एरिया के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के और फिर मैं उसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, उसके बाद मुझे बड़ा वाला एरिया मिल जाता है ना? छोटे छोटे स्क्वायर के अंदर तोड़ दो, फिर पूरे को जोड़ लो, मिल गया पूरा का पूरा। क्लियर है? समझ में आया? बिल्कुल। तो ये तो सिंपल तरीका है, लेकिन अब हम बात करते हैं गॉस के नियम की, ठीक है? अभी तो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स समझा। मैग्नेटिक फ्लक्स किसी शेप का देगा तो कर लेंगे, बिल्कुल। उसका एरिया वेक्टर हमको पता ही होगा, फटाक से निकालेंगे, गेम खत्म, ठीक है? और एंगल देख लेंगे बी और ए के बीच में, तो यहाँ पे पुट कर देंगे और निकाल लेंगे। लेकिन अगर रैंडम एरिया दे दे तो छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ लेना है, मतलब छोटे छोटे शेप में तोड़ देना है, फिर उसका इंटीग्रेशन करके निकाल लेना है, ठीक है? ठीक। अब आती है बात मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू क्या बोलते हैं? गॉस के प्रमेय की। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स जिनको समझ में आया होगा वही गॉस के नियम को समझ पाएंगे। अब गॉस का थ्योरम क्या है ये देखिएगा, या गॉस का थ्योरम बोलो, गॉस का लॉ बोलो। तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म ये देखने जा रहे हैं हम। देखिए गॉस का जो नियम है
या गॉस का जो थ्योरम है स्पेशली, ये हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर भी नजर आया था। चुंबकत्व के अंदर तो हम देखने जा रहे हैं, यानी चुंबक के अंदर इसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी इसका यूज हुआ था, है ना। अब गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था और गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या होगा, ये देख लेते हैं। तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक ये था कि अगर मैं एक चार्ज ले रहा हूँ और इस चार्ज को क्लोज सरफेस के अंदर डाल दे रहा हूँ, तो गॉस का नियम जो है ना, वो सबसे पहले यही रिक्वायरमेंट करता है कि आप जिसका भी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना चाहते हो तो मैग्नेट को किसी क्लोज सरफेस के अंदर डालो, चार्ज का निकालना चाहते हो तो चार्ज को किसी क्लोज सरफेस के अंदर बंद कर दो, ठीक है ना। यानी हमेशा एक सरफेस के अंदर बंद कर देना है, चारों ओर से घिर जाना चाहिए। तो गॉस के नियम के अनुसार अगर एक चार्ज को मैंने क्लोज सरफेस के अंदर डाल दिया तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा वो एक्चुअल में कितना होगा, तो वो एक्चुअल में E इंटू डी ए होगा, E इंटू डी ए होगा, है ना, E इंटू डी ए होगा। और स्पेशली इसकी जो वैल्यू आएगी वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है ना, यहाँ से मिल जाएगा। या सीधा सीधा मैं बोल दूं तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स हमें Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, ठीक है। सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। कहाँ के लिए कहानी है ये, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब एक चार्ज को आप किसी क्लोज सरफेस के अंदर बंद कर दोगे। लेकिन यहाँ पे देखो मैग्नेटिज्म के अंदर जब मैं किसी चुंबक को किसी क्लोज सरफेस के अंदर बंद कर दूं, तो जो फाई होगा वो क्या होगा सर, B इंटू डी ए होगा, अभी जस्ट देखा था, है ना। और क्लोज सरफेस है तो क्लोज वाला इंटीग्रेशन, और इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास 0 आएगी, क्या आएगी, 0। समझ में आ रहा है। तो बात समझिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन मैग्नेटिज्म के अंदर आंसर क्या मिला, 0। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये समझिएगा। अब इसका कारण आप देखेंगे ना तो ज्यादा मजेदार है, क्योंकि इसके कारण से इसका आंसर मिलेगा, इसके अलावा कोई आंसर भी नहीं है, क्योंकि इसको हमको प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, है ना। यहाँ से ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, हमें समझना है। यहाँ पे देखिएगा, मेनली अगर हम इसको पकड़े, इस चार्ज को पकड़े, तो चार्ज में मैंने मतलब सपोज कर लो कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है, सपोज क्या करना है जानते ही हम लोग, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। मान लो मैंने प्लस Q वाले को क्या कर दिया, कवर करके रख दिया, तो कवर करके रख दिया तो क्या होगा सर, अगर ये चार्ज है तो इसके पास ये क्षमता होगी कि अपने चारों ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी सर, आउटवर्ड, यानी इससे दूर जाती हुई, है ना। यानी प्लस है ना, तो प्लस वाले से हमेशा निकलती हैं, तो ये निकल रही होंगी। अब मान लो कोई मैंने यहाँ पे बंदा खड़ा कर दिया इस साइड, और यहाँ पे जब वो देखेगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसे नजर आएंगी, बिल्कुल। किधर की ओर नजर आएंगी, उसकी ओर आती नजर आएंगी, है ना। तो उसकी ओर आती नजर आएंगी तो इसका मतलब वही तो चाहता था कि निकले ना, तो निकल रहा है और उसकी ओर आ रहा है। तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जब एग्जिट हो रही होंगी भाई सरफेस से, तो क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है, तब इसकी ओर आ रही है और इसकी ओर आ रही है, तो मैं इसको क्या ले लूंगा, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही कंडीशन में मान लो मैंने प्लस Q की जगह पे माइनस Q डाल दिया, मतलब इस क्लोज सरफेस के अंदर किसको डाल दिया, माइनस Q को। तो माइनस Q के भी पास ये प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करेगा, लेकिन अपनी ओर, कैसे, अपनी ओर। अब मैंने यहाँ पे एक बंदे को खड़ा किया है, तो अब वो देखेगा तो उससे दूर जाती हुई नजर आएंगी, है ना, और इस सरफेस के अंदर जाती हुई नजर आएंगी, बंदे से दूर और सरफेस के अंदर। तो यहाँ पे भी फाई मिलेगा ही मिलेगा, मतलब ये तब देखेगा, गिनेगा तभी भी तो मैग्नेटिक फ्लक्स मिल रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो नजर आ रही है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर गिनेगा तो 10-15 मिलेंगी, अगर सपोज कर ले रहा हूँ, यहाँ भी 10-15 मिलेंगी। यहाँ पे बस क्या फर्क है कि यहाँ पे इसकी ओर जा रही है और यहाँ से इससे दूर जा रही है ना। तो इसमें क्या है, सरफेस से बाहर आ रही है और इसमें सरफेस के अंदर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या बोल देगा कि यहाँ पे है, बिल्कुल है, लेकिन इंटर हो रही है, सरफेस के अंदर क्या हो रही है, इंटर हो रही है, मेरे से दूर जा रही है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, निगेटिव, ये गलत कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव। क्लियर। अब यहां पे अगर मैं दो बातों को पकड़ पाऊं, तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि प्लस Q को डाला तो निकल रही है, तो भी निकल रही है, तो गिन सकता हूं ना, बिल्कुल। और यहां पे क्या है कि यहां पे आ रही है तो भी गिन सकता हूं, यानी यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए प्लेन के, ओके। अब हुआ क्या, यहां पे हुआ ये
कि यहाँ पे तो गिन लोगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है। यहाँ पे दो चीजें इसने निकलने और बाहर आने के लिए समझा दी कि भैया अगर निकल रही है तब तो मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या लूंगा, पॉजिटिव, लेकिन अगर अंदर जा रही है तब मैं क्या लूंगा, निगेटिव। ठीक है, अब आओ यहाँ पे किसके पास, मैग्नेट के पास। अगर मैग्नेट की प्रॉपर्टी आप सभी लोगों को पता होगी तो मैग्नेट भी अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड निकलती कहाँ से है, नॉर्थ से। कहाँ से निकलती है, नॉर्थ से, और नॉर्थ से निकल के कहाँ जाती है, साउथ में जाती है। नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी, यही तरीका होता है। जितनी नॉर्थ से निकली सब कहाँ पहुंच जाएंगी, साउथ में, है ना। जितनी नॉर्थ से निकली वो सब कहाँ पहुंच गई, साउथ में पहुंच गई। जैसे करंट का फंडा आप लोग जानते हैं कि अगर बैटरी से जितना करंट निकला उतना करंट कहाँ पे आ जाएगा, बैटरी के अंदर वापस आना ही पड़ेगा। वैसे ही जितनी यहाँ नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली सब के सब साउथ पे जाएंगे। और उससे भी इंपॉर्टेंट, साउथ के पास पहुंचने के बाद साउथ भी ट्रांसफर कर देगा अगेन जिस पॉइंट से निकली थी, यानी नॉर्थ के पास। तो इस केस में क्या बनाती है, क्लोज कर बनाती है, नहीं बनाती है, यानी जितनी इधर से गई मतलब निकली उतनी अंदर आ गई, तभी तो क्लोज कर बनेगा, है ना। तो जितनी इधर से निकली उतनी इधर से आ गई। अगर मैंने यहाँ पे एक व्यक्ति को खड़ा किया तो वो जब देखेगा तो उसे कैसा नजर आएगा, सर यहाँ पे एग्जिट होता हुआ नजर आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी गिनेगा, गिनने के बाद बोलेगा कि ये तो एग्जिट होने वाले हैं सब के सब, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिट हो रही है, तो यहाँ पे मेरा फाई जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जब यही यहाँ पे खड़ा होकर देखेगा, तब इसे नजर आएगा कि ये तो अंदर की ओर जा रहे हैं, तो अंदर की ओर जा रहे हैं तो जितनी भी लाइंस अंदर की ओर जा रही है तो इस केस में मेरा फाई जो है इंटर वाला है, और इंटर वाला है इसका मतलब माइनस में रहेगा। ठीक है, किस में रहेगा, माइनस में। अब इसने एक चीज और ऑब्जर्व किया कि जितना इधर से निकली है जब मैं इधर आके देख रहा हूं तो उतनी ही अंदर भी चली गई। तो इस पूरे सरफेस के ऊपर अगर मैं पता करना चाहूं कि कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स, इस पूरे सरफेस के द्वारा कितना मैग्नेटिक फ्लक्स निकला, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। रीजन, क्योंकि इधर से जितना निकली उतना ही इधर से अंदर चली गई। तो इससे कितना डेवलप किया, जीरो, क्योंकि इतना इधर जितना डेवलप मतलब इधर से जितना निकल रही है इतना अंदर चली गई, है ना। तो इस सरफेस के पास क्या मैग्नेटिक फ्लक्स बचा, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो, चाहे मैं यहाँ पे खड़ा करूं, चाहे मैं यहाँ पे खड़ा करूं, है ना, चाहे मैं यहाँ पे खड़ा करूं, चाहे मैं यहाँ पे खड़ा करूं, बंदे को कहीं खड़ा करूं, भाई उसे हमेशा कैसी नजर आएंगी, सर इंटर करती हुई नजर आएंगी चारों ओर, है ना। यहाँ पे एग्जिट करती हुई नजर केवल आएंगे चारों ओर। क्या कहीं पे भी मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो एग्जिट एक जगह कर रही तो दूसरी जगह इंटर कर रही है, नहीं है कि नहीं है। तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स हर जगह पे है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक साइड से निकल रही तो दूसरे साइड अंदर चली गई, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाता है, इसीलिए जीरो। आई बात समझ में, इसीलिए ये बात लिख दी गई है ना। यहाँ पे लिख सकते हो कि सर फाई एग्जिट इज इक्वल टू फाई इंटर। ठीक है, फाई एग्जिट इज इक्वल टू फाई इंटर। अब मुझे टोटल फाई चाहिए, तो जैसा कि मुझे पता है कि फाई एग्जिट और फाई इंटर लूंगा मैं। अब एक को मुझे जाहिर सी बात है माइनस में लेना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, माइनस, चूंकि बराबर है तो जाहिर सी बात है कट जाएंगे, तो फाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, जीरो। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो। क्लियर है, हाँ है ना, क्लियर है। अब चार्ज और इसके अंदर क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस यही था, क्यों आखिर इसके पास जीरो गया, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि सर इसके पास डाइपोल है। अगर सिंगल पोल होता, सपोज कर लो केवल नॉर्थ पोल होता, ठीक है ना, तो सिर्फ निकलती, आने का चांस ही नहीं रहता, केवल और केवल क्या करती, निकलती, चारों से केवल और केवल निकल रही होती। सिर्फ साउथ पोल होता तो सिर्फ और सिर्फ आती, लेकिन ऐसा कोई चुंबक ही नहीं है जिसमें सिंगल पोल हो, है ना, तो मोनोपोल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स इन क्लोज सरफेस क्या होगा, जीरो। क्लियर है। जबकि चार्ज के पास क्या पावर है सर, सिंगल रहने की, चार्ज सिंगल रह सकते हैं, इसलिए इनका मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, तो जो भी चार्ज आप डालोगे सर उसका एप्सिलॉन नॉट गुना हमें मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखने के लिए मिलेगा। और मैग्नेट में आप कोई कितने भी बड़े इंटेंसिटी वाला आप क्या कर दो, मैग्नेट को किसी क्लोज सरफेस के अंदर डाल दो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज हमेशा हर कंडीशन में क्या मिलेगा, जीरो, क्योंकि जितना इधर से निकलेंगे उतना अंदर चली जाएंगे। आई थिंक गॉस का नियम समझ में आ गया होगा, है ना, क्लियर है। तो इस केस में क्या मिलेगा हमको, जीरो। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो हम लोगों ने गॉस का नियम समझ लिया और मैग्नेटिक फ्लक्स समझ लिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद।